अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 6 मार्च 2022 बरोज़ इतवार रात 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। थोड़ा सा स्केड्यूल तब्दील किया, वजह थी कि मिसेस सरीना ईसा का इंटरव्यू 3-4 लोगों क़य्यूम सिद्दीकी के साथ, जो मैं समझता शायद कोई लाइव है, आमने सामने इंटरव्यू है, वो रिकॉर्डेड सवाल भेजे गए, रिकॉर्डेड इंटरव्यू कट एंड पेस्ट करके जोड़ा गया, तो रब्त शायद मैं नहीं समझ पाकर बन सका। तो उसमें सलीम साफ़ी हैं, सैयद तलत हुसैन हैं, इमरान शफ़क़त है हमारे दोस्त, ठीक है ना जी, और एक और साहब है मुजाहिद मसूद साहब। ये लिबरल क्लास सारी, ये सारी लिबरल है, लिबरल क्लास है सारी ये। और उनके साथ जो है ना वो तफसीली जो इंटरव्यू है वो देखा, वो सारा इर्रेलेवेंट, हक़ाइक़ से मुनाफी, हवा में बातें। और मैं हैरान हूँ, ज़रूरत क्या है इस इंटरव्यू की। सबसे पहले चलें अभी ज़रा रुकते हैं, पहले ज़रा इसहाक़ डार के बारे में बात करते हैं, फिर आते हैं वापस इसकी तरफ। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने वीडियो लिंक के ज़रिए सेनेट का हलफ़ लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर की है चेयरमैन सेनेट इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाते हुए कि सेनेट के इंतखाबी इंतखाब के ख़िलाफ़ बतौर सेनेटर हलफ नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं जी 21 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट की इसहाक़ डार की नाअहली के कामयाबी के ख़िलाफ़ दायर अपीलें खारिज हो गई। 10 जनवरी को कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया और कहा जी इलाज की गर्ज से बरतानिया में मुकीम है और दौरान इलाज हलफ देने के लिए मुल्क आना मुमकिन नहीं है। ये लेकिन झूठ है ना जी, ये झूठ है ना जी। आप तो एब्सकॉन्डर हैं, एब्सकॉन्डर हैं। आप फिर रहे हैं, आ रहे हैं, ना ऐसे कोई मेडिकल सर्टिफिकेट, गालिबन इसके साथ भी कोई ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल बोर्ड की कोई चीज़, वही नवाज शरीफ वाले के हवाले से बात वाज़े है। और सेक्शन 72A वो लगा दिया आपके साथ, और वो गालिबन 4 फरवरी तक 60 दिन पूरे हो गए थे उनके, यानी हल्फ लेने के हवाले से उन्हें। तो आप अब तो वो ख़त्म हो गया हुआ है, अब तो यानी वो सेनेटर रहे ही नहीं है, हल्फ नहीं लिया ना। इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना है उन्होंने। और उन्होंने निशानदेही की है जी, चेयरमैन सेनेट ने उनका नामजद करने का जो है ना वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वो बैकग्राउंड पे आज ये कोई चीज़ चला, चूँकि मैंने मेन जो है ना जस्टिस काजी फाइज और सरीना ईसा के हवाले से गुफ्तगू करनी है। और वो ये उनका कहना है कि उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जी एक मुंतखब टाइम के लिए हल्फ का पाबंद करना है। हल्फ तो फ़ौरन लेना है आपने, आपको इतना अरसा हो गया है अभी तक हल्फ नहीं लिया आपने, तो आपको तो सेनेटर मुंतखब किया गया था सेनेट में बैठने के लिए, राय शुमारी के लिए, वोटिंग के लिए, कानून साजी के लिए। आप पहले ही आइन और कानून तोड़ रहे हैं जनाब इसहाक़ डार साहब। और ये जो उन्होंने कहना है कि बरतानिया में हाई कमीशन के सामने उसका हल्फ ले लिया जाए, और जिस तरह मामला जो है ना वो इसके मुताबिक चलाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी हैं, किसी जगह नहीं है। इस पर सवाल अदालत उठाएगी कि आप इश्तिहारी हैं जनाब, आए ना पहले ज़रा अपने आपको अदालतों के सामने पेश करें। एग्जाम्शन अगर आपने ली है तो वो भी अदालत के सामने आप रख दें, ये सवाल उठेगा अदालत के सामने आप, और आना पड़ेगा आपको रीज़न बतानी पड़ेगी। आपके कहने से चॉइस पे नहीं है आपकी कि आपको वहाँ से ले लिया जाए। आप चले, यानी मुसीबत पड़ी हुई है कि किसी तरह से ये जो है ना वो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला चल रहा है, उसमें काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि उस्मान बुज़दार साहब ने ये सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा है। इमरान खान साहब को बार बार हर कॉर्नर से कहा गया कि इनको तब्दील कर दें, और चौधरी परवेज़ लाई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मर्ज होने के लिए तैयार है। उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल है उन्हें वज़ीर आला बनाने में, आई डोंट नो वाई, क्या ऐसा मसला है या क्या अमर माने हैं। आप चेक एंड बैलेंस पूरा रखें इस कॉन्टेक्स्ट में, और मौका दें एक बात को सामने रखते हुए। कम अज़ कम उस्मान बुज़दार से चौधरी परवेज़ लाई बहुत यानी बेहतर वज़ीर आला हो सकते हैं। उम्मीद है वो करप्शन के मामलात में नहीं जाएंगे, लेकिन ये लग रहा है कि ये शायद इमरान खान साहब के गले पड़ जाएगा।
अगर इमरान खान साहब ने इस मामले को सीरियस ना लिया, जो कि ये हफ्ता बड़ा अहम है, मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बता दिया हुआ है और उसमें रीज़न भी बता दिए हुए हैं कि दिन बड़े कमज़ोर हैं उनके हवाले से। यानी ये तो है कि तरीके अदम एतमाद की नज़र नहीं आ रही। और ऑपरेशन मिडनाइट जकाल के हवाले से मैं बड़ी तफसीलात आपको बता चुका हूँ पहले ही, और जब उन चीज़ों को आप सामने रख कर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आई एम सॉरी, ये सुबह देखेंगे ऑपरेशन मिडनाइट जकाल के हवाले से आप प्रोग्राम जो है ना, वो पहले इस वक्त चलना था लेकिन वो सुबह चलेगा मंडे वाले दिन, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से फ़ैसला ना किया तो मुझे तहरीक अदम एतमाद फिर कामयाब होते हैं। तो ये तकलीफ़ से बात कर रहा हूँ, किसी जगह कोई ना कोई फ़ैसले करने होते हैं। अब चलते हैं हम जनाब, जो ट्वीट किया क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, और वो ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रहा है कि जिसमें उन्होंने इस इंटरव्यू के हवाले से पहले किया, फिर उनका एक उससे पहले का इंटरव्यू है कि उनका जो टैब चैनल पे चीज़ें चली थी जस्टिस काजी फायज़ा ने, और जनाब क़य्यूम सिद्दीकी साहब के हवाले से ये भी अब मैनेज हो गया और वो ऊपर जाने के लिए यानी मैनेज कर लिया। कुछ इस तरह का ट्वीट है, मुझे मिला नहीं है लेकिन वो रिकॉर्ड पे अवेलेबल है वो ट्वीट कि ये, और क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने जिस तरह इंटरव्यू वहाँ किया, ज़रा चलें वो उसकी बजाय पब्लिक चैनल पे आ जाते ना, ज़रा लाइव इंटरव्यू हो जाता ज़्यादा अच्छा था। मौका देना चाहिए ना आपको, ये बैठकर सिलेक्टेड सवाल देकर तयशुदा जवाब लेकर बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है ना। और ये कोड ऑफ कंडक्ट मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, जजिस का आइन के आर्टिकल 209 चल रहा है, ये सब चलेगा आपको, और कोड ऑफ कंडक्ट चलेगा। मिसेस सरीना ईसा क्या करना चाहती हैं भाई? आपके ज़िम्मे सिर्फ एक काम था जो आप नहीं कर सकी, आप मनी ट्रेल नहीं दे सकी, आप सोर्सेज नहीं दे बैठी। आप कभी इधर को मिलाएं, कभी उधर से मिलाएं, कंप्लेनेंट कौन है, इमरान खान का क्या ताल्लुक़ है, शहजाद अकबर, ये सब चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है जी। वो पनामा के केस में ना जस्टिस जाज अफजल ने बड़ा खूबसूरत जिक्र किया था, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आप, उंगलियां उठी हुई हैं आपके ऊपर, आप कभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, कभी सदर पाकिस्तान, इस तरह के सवाल आप उठा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता इस बात को सामने रखते, अभी तक नहीं दे सके, आए कौम के सामने आज भी रख दें आप, वो है ही नहीं आपके पास, मनी ट्रेल ही नहीं है। और उसके लिए बाकायदा PR ने जो काम किया मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहले तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तरफ, पैरा नंबर 74 से लेकर 78 तक, और जिसके अंदर जो आप देखेंगे, और बड़ा वाज़ेह तौर पर मैं शुरू की बातें से सारी छोड़ रहा हूँ, उस 74 पैरा के अंदर जो लिखा है, मिसेस सरीना ईसा वाइल मेकिंग इस सबमिशन 19 अप्रैल को उन्होंने जुल्फ़कार अहमद CIR के बारे में बताया। और पहले ज़रा वो रिपोर्ट देख लीजिएगा। चलें, FBR की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है, 5 सालों के अंदर 95 लाख के सासासे हैं, ये पैसा है ही नहीं उनके पास, इन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। और 10.5 करोड़ रुपया ये निकाल लें तो 9.5 करोड़ का आपको देने थे इन्होंने, तो सीधानी जैसे कहते 3.5 करोड़ का टैक्स लगा। अब वो FBR में सिर्फ इंक्वायरी के लिए गया, टैक्सेशन वाला मामला फॉर द टाइम, ये टैक्सेशन का इशू है नहीं, मैं फिर क्लियर कर दूँ, ये टैक्सेशन का इशू है नहीं। जो कि प्रॉपर्टीज़ जब 2 खरीदी गई हैं उससे जनाब जस्टिस काजी फायज़ा साहब जज थे, और ये पैसा उनके हवाले से किस तरह है ये आगे आपको, अब जब इस ऑर्डर को पढ़ेंगे, अब ये रिपोर्ट की तरफ छोड़ दें आप, ये अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है जो 4 मेंबर जज ने फैसला लिखा है। उसके पैरा नंबर 74 में लिखा हुआ है, यहाँ पर वाज़ेह है, उन्होंने माना है कि $7,37,530 और 17,966 6 सालों में ट्रांसफ़र किया, 2003 से 2013 में। अब 2003 से 2013 में वहाँ पैसे इकट्ठे जमा करते रहे होंगे, फिर प्रॉपर्टी ख़रीदी, ये तो कोई सोर्स नहीं बताया ना। क्या वहाँ पैसे आहिस्ता आहिस्ता भेज कर वहाँ
तो और इनकम टैक्स जो FPR की रिपोर्ट है उसमें लिखा कि ये बच्चों के खर्चे तालीम के लिए पैसे भेजते रहे। तो अगर ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे भेजे तो बच्चों ने तालीम कैसे हासिल की है, इसका जवाब नहीं है उनके पास। इसीलिए कहते हैं ज़रा आ जाए ज़रा पब्लिकली आकर इंटरव्यू दे दें। अब तो आपने इंटरव्यू दे दिया है ना, ज़रा पब्लिकली इंटरव्यू आकर दे दें, आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कर दें और सवाल जवाब में ये सारी चीज़ें। अब तो पब्लिक फिगर बन गए ना आप, तो ज़रा ये क्लियर कर दें। अब ये सारी चीज़ों को ये $7,51,000 सॉरी पाउंड और जिक्र किया है 19 अप्रैल 2021 के ऑर्डर का। Prepare 13 copies of the FPR report along with attached records submitted to the Supreme Judicial Council. He shall ensure that the said documents are made available in court tomorrow at 11:30 a.m. for the perusal of the learned members of the bench, the two petitioners and the learned Attorney General. और 20 अप्रैल को क्या हुआ कि सारों को सबको प्रोवाइड कर दी, और यही मैंने चलाई है कॉपी आपके सामने। और FPR की उस रिपोर्ट को सामने रख कर देखें, और इसी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, प्रोक्योरेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ फॉर्म, अकाउंट नंबर ऐसा जो जिसका डिक्लेयर है कि वो जो पैसे जहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं वो जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा और मिसेस सरीना ईसा का जॉइंट अकाउंट है। और 15 दिसंबर 2003 को डेक्लेरेशन दिया जिसमें चेक देना, अकाउंट होल्डर के हवाले से कैश जमा कराना, इंस्ट्रक्शन देना, और ये फॉर्म अवेलेबल है। और इसी तरह जो सबसे अहम इशू है 76 पैरे के अंदर लिखा है 1,25,000 पाउंड फॉरेन करेंसी अकाउंट में बाय एहसन जुल्फकार रिजवी ने ट्रांसफ़र किए हैं, जो पार्टनर थे जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की, जो कह रहे हैं ना मिसेस सरीना ईसा की हैं। तो ये $1,25,000 तो पाउंड तो बड़ा वाज़े तौर पर है। 1 लाख पाउंड का अलहदा चेक है और 25,000 पाउंड का अलहदा चेक है, और ये 11 अप्रैल 2008 का है। ठीक है जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को समझने के लिए। और जब उस दिन बेंच बैठा और ये मटेरियल जो रिसीव किया हुआ और सवाल सारा सामने रखे और इस अमाउंट का जिक्र हुआ, और 3 सवाल आपको जस्टिस उस बेंच ने पूछे। डिड लर्नड पिटिशनर हैड अथॉरिटी टू ऑपरेट द फॉरेन करेंसी अकाउंट, जस्टिस ईसा साहब के बारे में। डिड लर्नड पिटिशनर हैव एनीथिंग टू डू विद द क्रेडिट मेड इन द फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो पैसे ट्रांसफर उसका कोई ताल्लुक है। डिड लर्नड पिटिशनर एनीथिंग टू डू विद द डेबिट्स फ्रॉम द फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो निकालना और जमा कराना, इसी की वजह से काजी फायज़ साहब मुकर गए थे सारे अगले दिन। और स्टे उन्होंने कहा जी इसके इन्फॉर्मेशन का जवाब मैं अगले दिन दूंगा। अगले दिन में रिटन डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उन सवालों के जवाब नहीं दिए। अब उसमें एक पैरा जो लिखा है 20 पढ़ लें। इट केम टू अ कंप्लीट सरप्राइज टू द पिटिशनर दैट द ऑनरेबल मिस्टर उमर अता, जस्टिस उमर अता बिन दयाल, just before rising on Tuesday, Itna asked a number of questions, in fact that apparently emanated of question of fact from Zulfikar Ahmed order. Chairman report the petitioner was ready to respond, but his lordship told him to do so on the next date of hearing itne baje. That since Mrs. Sarina Issa and the petitioner gave no credence to Mr. Zulfikar Ahmed order and the report of FPR chairman, with utmost respect, the question should not have been put. If the petition submit to them and answer them, he will effectively be endorsing a patent illegality and undermine his own cause that nothing can be added to the reference. It is further respectfully submitted. It is not appropriate to introduce the report at the stage of hearing. अब यह मुकर गया ना सारा, यहाँ कहने के लिए कुछ नहीं है ना, आप यहीं से अंदाजा लगा रहे ना, अब यहीं से आप अंदाजा लगा रहे, कहने के लिए कुछ नहीं है। और यही बातें जो सारी हैं अदालत ने रखा। और पैरा नंबर 79 में 31 जुलाई 2019 का जो रेफरेंस है उसमें जो सवाल लिखा गया 56 में, वो सुन लीजिएगा। द पर्टिकुलर्स एज टू द प्राइस ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज, पेमेंट एंड मैटर्स पर्टेनिंग देयरटू वुड बी इन द नॉलेज ऑफ द ओनर्स। द रेस्पोंडेंट नीदर इज नॉर हैज बीन द ओनर ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज और एनी ऑफ वन और मोर ऑफ देम। अब यहाँ शो का नोटिस में जो जवाब दिया आपके सामने मैंने पढ़ दिया है। अब तो इसके बाद तो कोई बात रह नहीं गई ना जी, इसके बाद कोई बात नहीं रह गई है। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब जब आ गया और मैंने इसमें पर ट्वीट किए, अहमद तरीन सरीना ईसा
जस्टिस काजी फाइसा केस में 4 जज का फैसला भी आ गया। जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट पर फैसले पर दस्तखत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। इस फैसले में नजरसानी तो बनती है। फैसला पढ़ने के बाद जस्टिस ईसा का मामला आज भी जिंदा है। पहला फैसला पढ़ने वाला और तारीख में याद रखेगा। सरीना ईसा के झूठ भी सामने आ गए, आप यहीं से देख सकते हैं। ये मैंने ट्वीट किया था जब ये फैसला आया, और डेट है गालबन ये उस दिन की डेट है। मैं डेट अभी मेरे पास सामने नहीं आ रही, मैं अभी डेट बताता हूँ। हाँ जी, ये है 5 फरवरी 2022 को मैंने ये ट्वीट किया था। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ तारीखी तौर पर चीज़ें मैंने सारी रखनी हैं। मिसेस सरीना ईसा तो नॉन फाइलर थी, इनएक्टिव थी, मुख्तलिफ टाइम पे वो निकाले गए और आपके साथ बार बार मैंने शेयर कर रहा हूँ आपको। और फिर मैं अब आगे ये फैसला मैंने जो सलाह दिया, जो मैंने पहले पढ़े ना, सारे बैकग्राउंड पे चल गए। मिसेस सरीना ईसा ने ये दोनों प्रॉपर्टीज डिक्लेयर ही नहीं की। तीनों प्रॉपर्टीज पहली दफा प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की जनवरी 2020 में, जब रेफरेंस आ चुका था। तो प्रॉपर्टी तो उस पर डिक्लेयर की ना उन्होंने। फिर वो लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं उसके बाद की बात करूंगा। इनकी वो इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट जो फाइल की है कवरिंग नोट के साथ, बैकग्राउंड पे जरा वो देख लीजिएगा। ये अनमिट सबूत है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। इधर उधर की बातें इन्होंने बड़ी इंटरव्यू में की, वो लिखे पढ़े सा सवाल, सिलेक्टेड सा सवाल, और अंग्रेजी में सवाल थे, माजरत के साथ। चले छोड़े इन बात को सामने रखते हुए मैंने वो आपके सामने रख दिए, ठीक है जी। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, और मैं ज़रूरी है मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो समझना ज़रूरी है। आप लोग जब समझेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी आ जाएगी। एक केस जस्टिस इखलाक हुसैन का था, उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स के हवाले से डिस्पैरिटीज़ थी, उनको निकाल दिया गया था। फिर जस्टिस शौकत का केस है, वो भी बैकग्राउंड पे चलेगा ताकि आप समझ सकिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगी कि क्या है मामला, और आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। और टैक्स फ्रॉड के अगेंस्ट फ़र्ज़ करें ये वैसे टैक्स का केस नहीं है, ये मैं फिर क्लियर कर दूँ, ये टैक्स फ्रॉड का कोई केस नहीं है। अच्छा, याद रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ये टैक्स का केस है। टैक्स का केस है ही नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, वो समझना है आपने। टैक्स का अगर केस होता तो उन्होंने टैक्स रिटर्नों में फ़ाइल किया होता। इन्होंने तो 2020 जनवरी में रिटर्नें फाइल की हैं, जब शोकास हो गया, प्रॉपर्टी डिक्लेयर ही नहीं की। वो इसलिए नहीं डिक्लेयर की, ज़रीना ईसा मोस्ट्रियाट खोसो, सरीना ईसा के नाम पे नहीं ये प्रॉपर्टी है, स्पेनिश नाम पे ये प्रॉपर्टी थी, वो इसलिए डिक्लेयर ही नहीं की। वो किसको क्या पता है। और ये तो आपको पता है, जब वो पासपोर्ट सामने आएगा, CNSE आएगा, तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। अब इसमें इल्ज़ाम लगाते रहे भाई, आप अपने आप को साबित करें ना, इल्ज़ाम की तरफ छोड़ें। आप बताएं आपने डिक्लेयर की है, कोई जवाब नहीं है इनके पास, इधर उधर की बातें करेंगे। मैंने इसलिए पढ़ दिया, और मैंने आपकी आसानी के लिए पढ़ता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये टैक्स का, लेकिन ये बेसिकली सेक्शन 9 का केस है, नैब का, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से उसकी डेफिनेशन को सामने रखें। और वो असफल जारी ने कहा ये भी किसने देखना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है ना, कौन कह रहा है ये टैक्स का केस है, तो उसने देखना है। और टैक्स का अगर केस भी हो तो फ्रॉड के अगेंस्ट लिमिटेशन कोई रन नहीं करती। 2013 PGD 786 और 2005 SCMR 1859, ये आप लोगों के लिए समझ के लिए रखा हुआ मैंने था, ठीक है जी। और गॉस्पेल ट्रुथ के हवाले से बात है, और ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आप डाल दें, ठीक है ना, या बैंक स्टेटमेंट में लिख दें, बैंक स्टेटमेंट इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड। ये जैसे शाह जमील का फैसला है, ये बैकग्राउंड पर चल रहा है, ये गॉस्पेल ट्रुथ, ठीक है जी। लफ्ज क्या है, देयर इज नो कैवल दैट वेल्थ स्टेटमेंट इज मेयरली अ डेक्लेरेशन व्हिच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज गॉस्पेल ट्रुथ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग income for the subsequent years. A bank statement is not a source of fund. It is just a safe keeping of funds as deposited. Hence on this score, a withdrawal from the bank is not a source to explain an investment. क्या बात रहेगी, ख़त्म होगी बात। वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा पड़ा था, निकाल लिया, सोर्स ऑफ फंड बताना है आपने। वो सोर्स ऑफ फंड आपने बताना है जो आप बता नहीं सक रहे हैं जी, ठीक है जी। और फिर आगे
बड़ा ज़बरदस्त है। हम सारे कहते रहे ना जी इनकी बड़ी किराए से आमदन थी, वो टैक्स की रिटर्न है, सारा कुछ सब भांडा तो फोड़ दिया। फिर इनका बड़ा कहते रहे कि जनाब एग्रीकल्चर इनकम है। अच्छा एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर तो करें ना, कहीं एग्जम्प्ट ले लें, आप एग्जम्पशन ले लें, आप टैक्स। और इसके लिए आपको याद है पीटीडी 2015 पीटीडी 426 जनाब वो चला रहा हूँ बैकग्राउंड पे, वो मियाँ मोहम्मद शरीफ का फैसला है। उन्होंने भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स डिक्लेयर की थी। 9,36,311 में आमदन थी उसकी, 40,000 रुपया एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन वो ले नहीं सकते थे आप, वो एग्जम्पशन के तौर पर ले लें। इन्होंने कोई फाइल नहीं की, ठीक है जी। और जब एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर ही नहीं की, एग्जम्पशन किस बात की, तो आपकी आमदन कहलाएगी, आप जो मर्जी कहें। ये भी बैकग्राउंड पे ये चल रहा है। ये सिविल अपील नंबर 815 तो 855 है, ये 8 जनवरी 2019 का फैसला है, ठीक है जी। और मैंने अब आपके सामने सारी चीज़ें हक़ाइक़ के साथ रख दी हैं, और इसलिए रखी हैं कि आपको समझ आ सके। अब जब 4 मेंबर बेंच का और दूसरा जो है रिव्यू में जस्टिस मकबूल बाकर, वो 4 जजों ने इकट्ठे बैठ के फैसला लिखा, तो जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर का जो है ना अलहदा नोट, वो अलहदा नोट भी 4 जजों का है, सब ने एग्री किया उसके साथ। तो अगर उसको सामने मिलाएं तो जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से उन्होंने रिव्यू डिसमिस किया है, रिव्यू उन्होंने डिसमिस किया जस्टिस काजी ईसा साहब का। तो काजी ईसा साहब का मामला तो जिंदा है, मंजूर मलिक साहब तो रिटायर हो गए थे, वो साइन नहीं कर सकते थे। और 476 का केस बनता है कि आप अपने आपको जज कह रहे हैं, आप जज तो नहीं थे उस डेट को, आपने जज लिखा हुआ है वहाँ पर, आप जज नहीं थे उस सारे मामले को सामने रखते हुए। ये रिव्यू का फैसला है, लेकिन इसमें इतने इबहाम छोड़ दिए हैं आर्टिकल 188 के अंदर। ये रिव्यू, अब एक रिव्यू चूँकि वजह है कि आर्टिकल 188 बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसने रिव्यू का कहा है। अब एक रिव्यू का जिक्र जो किया है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स ने किया है, और बड़ा आसान हल है, नया एक्ट बनाएं एक, उसमें रिव्यू सेकंड रिव्यू की इजाज़त दें आप, और ये कर लें। चल इसको छोड़ें, आप क्यूरेटिव पिटीशन रिव्यू की बात हो रही है ना, आर्टिकल 184(3) को सामने रख के, आर्टिकल 187 को सामने रख कर इस मामले को देखा जा सकता है। ना भी हो तो नया रेफरेंस बनता है जस्टिस काजी फाइसा साहब के अगेंस्ट, इस जजमेंट को सामने रखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, ये जजमेंट के ये 74 से 78 पैरे ये इन्फॉर्मेशन है, छोड़ दें आप उसको, एफबीआर की रिपोर्ट को एक तरफ छोड़ दें आप, इट्स एन इन्फॉर्मेशन। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और वो 4 मेंबर बेंच उन्होंने लिखा है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है आइन के आर्टिकल 209 के 10 मैटर को टेकअप करे वंस फॉर ऑल। अब ये ओपन एंड शट केस है, मैं आपके सामने बता दूं, ओपन एंड शट केस है, कोई इसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ रिकॉर्ड पे मुख्तलिफ फोरा से सामने आ चुकी है, इनकम टैक्स रिटर्न ने भी एडमिटेड मान लिया, प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप भी मान ली, सब कुछ एडमिटेड है। अब क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया इसके अंदर सामने आने वाला। तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले मिसेस सरीना ईसा साहब इधर उधर की इंटरव्यू करके कि आप, लेकिन ये आपको आज भी 3 सवाल हैं आपके सामने। जॉइंट अकाउंट था, पैसा अगर आपका था, आपके पास कहाँ से आया? सोर्स आपने डिक्लेयर नहीं किया। जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल की उस वक्त भी आपके पास सोर्स मौजूद नहीं था। 2 प्रॉपर्टीज़ जब जस्टिस काजी फाइसा जब जज थे उस वक्त खरीदी गई हैं। तो जब आपने डिक्लेयर ही नहीं किया तो आप तो बेनामी हुए ना यहाँ पर। और सेक्शन 9 जो नैब का वो यही तो कहता है कि स्पाउस के नाम किसी के नाम प्रॉपर्टीज़ लेना। तो चूँकि नैब को मैंने ख़त लिखा हुआ है, मैं फिर वो ख़त चला देता हूँ। काफ़ी चीज़ें बैकग्राउंड पे चल रही हैं लेकिन आप लोगों के लिए समझने के लिए ज़रूरी है। वो ख़त चला देता हूँ जो नैब को लिखा हुआ है। और इरफान कादर साहब ने इसमें वाज़ेह तौर पर, जब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा था एक जज के अगेंस्ट नैब इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। जब आपने जब आर्टिकल 209 का इख्तियार इस्तेमाल नहीं होना तो फिर वो वहीं जाएगा ना, नैब देखे करें सारे मामले को। मकसद देखें, कोई बदनीति नहीं है खुदारा, कोई मलाइन करने की बात नहीं है खुदारा। एक सिंपल सी बात है, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ओनरशिप मान ली, पैसा सोर्स नहीं है, इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट ने भी सारी तसल्ली कर ली, आपके पास कहने को कुछ नहीं है, आप इल्ज़ामात लगाते रहे। और एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी कोई नहीं है, ना आपने डिक्लेयर किया, आपके इनकम टैक्स रिटर्न इनएक्टिव है उस सारे पीरियड के दौरान। पहली दफ़ा 2020 में आकर आपने एक्टिव कराया अपने आप को। तो ये तो सच, ये तो कौन सी बात झूठ बोले ना।
अगर आप वाकई हैं आ जाएँ अपने आ जाएँ, मैं मुनासिब समझे तो मैं इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ आपका, अपने चैनल के लिए। ये मेरे सवाल में आप, ये सवाल भी मैं यही है, चलें छोड़ें, यही सवाल है, इनका जवाब दे दें आप। कोई मैं नया सवाल नहीं करता आपसे, यही सवाल है मेरे, इन सवालों का जवाब दे दें आप जवाब दे दें, सबूत दे दें आप कौम को सामने, सबको समझ आ जाएगी। मगर इस तरह बेवकूफ़ ना बनाएं कौम को तकसीम करने की कोशिश मत करें, छुप के पीछे मत बैठें, हक़ाइक़ सामने लेके आएँ। जो सच है, सच आना चाहिए कौम के सामने। मैंने कोशिश की आपके सामने वो सारी हक़ाइक़ रख दी हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।